से कुछ बेहतर हो पा रहा है। तो थैंक यू वेरी मच। आइए साथियों, आज समय न गवाते हुए हम अपने मुख्य बिंदु की ओर चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक भी है, वो भी है उद्देश्य। कहीं न कहीं हर एक व्यक्ति मॉर्निंग में जागता है, मॉर्निंग में अपना कुछ एक्टिविटी करता है, प्रत्येक दिन करता होगा, डेली रूटीन को सुचारू रूप से कराता होगा, उसके पीछे उसका उद्देश्य होगा और बिना उद्देश्य हेतु हम कुछ कर ही नहीं सकते। सच कहा गया है कि उद्देश्य की पूर्ति के लिए, हम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, हम उसे छोटे-छोटे भागों में बाँट देते हैं और वही छोटे-छोटे भाग्य हमारे लक्ष्य कहलाते हैं। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे कि किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब हम उस उद्देश्य को छोटे-छोटे भागों में बाँट देते हैं और उस छोटे-छोटे भागों में बाँटना, समय बाउंड करना ही लक्ष्य कहलाता है। और एक चीज़ ज़रूरी है कि लक्ष्य हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है? लक्ष्य हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है, इस पे थोड़ा-सा बात करना चाहेंगे। हम ले जाएँगे आज से तकरीबन कई साल पहले 1992-93 की मैं बात बता रहा हूँ, मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूँ। जब मैं 6-7 क्लास में पढ़ता था, तो वहाँ पे हमारे जो साइंस के टीचर थे, उन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास लाए। बोले कि आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये शक्तिशाली ग्लास में कितनी ताकत है। हमको लगा ये ग्लास में शीशे में क्या ताकत होगी, गोल सा था। बोला फिर कुछ कागज़ जमा किया गया और उस धूप में, तेज धूप में उस ग्लास को रखा गया। ग्लास में जितने सारे धूप पड़ रहे थे, एक बिंदु पे जाके सेंट्रलाइज़ हुआ और उस बिंदु को लगातार जब एक जगह पे पड़ा तो कागज़ में आग लग गई। और सब लोग देख के आश्चर्यचकित थे कि बिना माचिस की तीली का आग लगना बड़ा विचित्र सा मैं फीलिंग हो रहा था उस समय। लेकिन अब उस बात का एहसास हुआ मुझे कि ऐसा क्यों हो पाया। अगर हम उस बिंदु को जहाँ पे एक कागज़ का एक अंश पे पड़ रहा था, उसको अगर इधर-उधर, इधर-उधर हाथ को हिलाते रहते, तो निश्चित रूप से आग कहीं नहीं लगती। आग लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, एक बिंदु पे उस किरण को पड़ना था और कुछ समय तक पड़ना था, तब वहाँ पे आग लगती थी। तो ये चीज़ आज समझ में आया कि एक जगह पे अगर हम अपने लक्ष्य को एक जगह पे ध्यानपूर्वक लगा के अगर कार्य करेंगे, तो हमारा वो लक्ष्य निश्चित समय पे मिल जाएगा। हम ये सब जानते हैं कि हर एक अच्छे लोगों के पास उद्देश्य होते हैं, बल्कि आम जनता जो होती है उसके पास सिर्फ़ इच्छाएँ होती है। आप लोगों को पूछे कि आप कार चाहते हैं? बोले हाँ, हमारा भी इच्छा है कि मेरे पास भी एक अच्छी कार हो। तो क्या इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? क्या इस इच्छा को आप उद्देश्य में बदलना चाहते हैं? क्या इस इच्छा को आप गोल बनाना चाहते हैं? तो बोलता है ये गोल क्या होता है? ये उद्देश्य क्या होता है? पता नहीं, सिर्फ़ इच्छाएँ मेरे पास है। तो मैं आपको बता दूँ कि इच्छाएँ और उद्देश्य में बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं है, बस थोड़ा-सा डिफ़रेंस है। इच्छाएँ सिर्फ़ एक मन की इच्छा होती है और उद्देश्य जो होता है, उद्देश्य जब कोई इंसान अपने कार्य का एक उद्देश्य बनाता है, तो उद्देश्य हेतु कुछ बातों पे वो विशेष ध्यान देता है, तब वो बात उद्देश्य बनती है। उद्देश्य के लिए आवश्यक होता है कि उस व्यक्ति को उसका एक सही दिशा होना चाहिए, सही डायरेक्शन होना चाहिए कि जिस दिशा में वो कार्य कर रहा है, क्या वो दिशा उसके उद्देश्य की पूर्ति में क्या कोऑपरेट कर रहा है या नहीं? हम जहाँ जाना चाहते हैं, अगर मैं हज़ारीबाग जाना चाहूँ और अगर मैं गिरिडीह रूट में चल दें, तो क्या हम हज़ारीबाग पहुँच पाएँगे? क्या हम धनबाद के रूट में अगर कार चलाना शुरू कर दें, तो क्या हम हज़ारीबाग पहुँच पाएँगे? क्या पॉसिबल हो पाएगा? क्या हम बरही के रूट में अगर अपनी गाड़ी को ले जाएँ, तो चल पाएगा? नहीं, हमें हज़ारीबाग, रामगढ़ होते हुए ही जाना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं हमारा दिशा, सही दिशा होना बिल्कुल ज़रूरी है और दिशा के साथ-साथ एक ज़रूरी चीज़ है, वो होता है डेडिकेशन, समर्पण। ऐसा नहीं कि हम जा रहे हैं, बीच में गए और पार्टी-शार्टी करना शुरू कर दिया, पता चल गया कि वो जाना ही भूल गए। हम भूल गए कि हमें जाना कहाँ था। ये ज़रूरी है, समर्पण भाव ज़रूरी है और समर्पण भाव के साथ हमारा चाहिए डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ निश्चय कि हमें निश्चित समय पे पहुँचना है तो पहुँचना है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, बारिश हो, तूफ़ान आए, हमें धीरे-धीरे ही सही, लेकिन हमें एक निश्चित समय के अनुसार उस जगह पे पहुँचना है। और उसके साथ जो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, वो होता है अनुशासन, आत्म अनुशासन। डिसिप्लिन में रहते हुए अगर हम कोई कार्य करते हैं, तो हमारी एक विशेष पहचान बनती है और जो 5th पॉइंट है, वो है टाइम बाउंड, डेडलाइन। बिना समय सीमा के निर्धारित किए हुए अगर किसी कार्य का हम करते हैं, तो निश्चित रूप से उसका आउटपुट हमें सही तरीके से नहीं आ पाता। तो जब कोई भी कार्य हम करें
मनोहर वर्मा सर आपका माइक। यस सर। तो हम कह रहे थे कि बिना किसी समय सीमा के साथ जब हम कार्य करते हैं, तो शायद हम समय पे उसे पूर्ण नहीं कर पाते हैं या उसके अगल-बगल भी नहीं कर पाते। एक चीज़ ज़रूरी है कि जब हम लोग लक्ष्य निर्धारित करें, तो लक्ष्य बिल्कुल निश्चित और साफ होनी चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि हम उसे स्पष्ट रूप से पढ़ सकें, जान सकें, माप सकें। इसे हासिल करने के लिए एक एक्शन प्लान भी होना चाहिए और यही बात हमें बार-बार पढ़नी भी चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है और एक्शन प्लान क्या है। अगर 2 बातें को हम लगातार प्रत्येक दिन पढ़ते हैं, जो हम लिखे चूँकि हम सब जानते हैं कि लक्ष्यों को लिखित होना बहुत ज़रूरी है और इस लिखी हुई बातों को, लिखी हुई एक्शन प्लान को और लक्ष्य को अगर हम प्रत्येक दिन पढ़ें तो कहीं न कहीं हमारे मन मस्तिष्क में कुछ बातें ऐसी हैं, जो हमें बार-बार आत्म प्रेरित करती रहेगी कि हम उसके नज़दीक कैसे पहुँचे या हम कहाँ गलती करते जा रहे हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लक्ष्य बनाते ही नहीं हैं। तो कभी-कभी मन में एक बात आती है कि भाई साहब आखिर बात क्या है? लोग लक्ष्य क्यों नहीं बनाते? तो जहाँ तक अभी तक मैं इसे ढूँढ पाया कि लक्ष्य नहीं बनाने वाले लोगों के पास कुछ गुण होते हैं। कुछ विशेष गुण होते हैं, मैं उस विशेष गुणों की चर्चा करता हूँ। एक्चुअल में वैसे लोग जो लक्ष्य नहीं बनाते वो निराशावादी होते हैं। उसका एटीट्यूड नेगेटिव होता है। वो हर जगह कुछ न कुछ खोज निकालते रहे, अरे ये नहीं चलेगा, ये तो 6 महीना में चल जाएगा, 2 महीना करने दो ना इसको। फिर देखना ना वही ढाक का 3 पात फिर वहीं आ जाएगा जहाँ कर रहा था। तो इस टाइप का निराशावादी नज़रिए वाले लोग कभी लक्ष्य नहीं बनाते। जैसा हो रहा है, जैसा कर रहा है, सुबह उठे, शाम हुआ, रात सोए, फिर सुबह उठे, शाम हुआ, फिर रात को सोए। इसी तरीके से पूरी जीवन उनकी कट जाती है। कुछ भी नहीं हो पाता जीवन में। दूसरी बिंदु होती है कि उन्हें डर लगता है, असफलता से डर लगता है। लगता है कि यार मैं हार जाऊँगा तो लोग क्या कहेंगे? लोग मेरा मज़ाक उड़ा देंगे। बोले, "अरे! हो गया, काम शुरू किया, क्या हुआ? कितने पैसे आए? क्या करोड़पति बन गया तू?" तो ये डर से लोगों को बता नहीं पाते कि मैं कर क्या रहा हूँ या मेरी लक्ष्य क्या है। सफलता का आतंक साथियों आज तक जितने लोग सफल हुए ना, लोग उसके बारे में इतनी सारी भ्रांतियाँ फैला के रखी है ना, कि लोग उससे डर जाते हैं और लोग अपने लक्ष्य को नहीं बना पाते। तो ये भी मायने रखता है हमारा सोशल स्टेटस जो है सामाजिक जो बातें कुछ होती है वो भी बहुत महत्वपूर्ण रखती है और एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कहीं न कहीं हमारे अंदर अभिलाषा की कमी हो जाती है। जो इंटरनल डिज़ायरेशन जो होता है ना, उसकी कमी के कारण भी लोग लक्ष्य नहीं बना पाते। अगर मुझे कार खरीदनी है और मेरे अंदर एकदम ज़बरदस्त अंदर से इच्छा है कि यार खरीदेंगे चाहे जो किसी परिस्थिति हो, कार तो घर के लिए लेंगे ही लेंगे, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इंसान इस तरह की अगर अपने अंदर कमिटमेंट कर ले, तो निश्चित रूप से वो टारगेट बनाएगा और उसके पीछे एक एक्शन प्लान भी लेगा। जो नेक्स्ट टॉपिक जो होती है, जो लक्ष्य नहीं बनाते वैसे इंसान के लिए वो है फियर ऑफ रिजेक्शन। यानी रिजेक्शन का डर। अरे यार! क्या कहेंगे लोग? बोलेंगे सब तो साथ नहीं देंगे। हाँ, कभी-कभी इंसान हिम्मत करके बोलता है, "यार मैं सोच रहा हूँ पलायन करूँगा और वो करोड़ों की प्लान है, मज़ा आ जाएगा। देखो वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, मैं भी करूँगा।" बोला, "अरे! वो लोग बेकार है, बेकार करता है, तुम बेकार थोड़ी हो। वो लोग अजवरिया काम करता है, वैसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं होने वाला देखना ना, वो भी 1-2 साल के अंदर वहीं चला जाएगा जहाँ से स्टार्ट किया था। क्यों समय बर्बाद करोगे?" उसे लगता है यार सही बोल रहा है। यानी रिजेक्शन का जो डर है ना, उसको इतना भयभीत कर देता है कि वो इंसान अपने हिम्मत को जुटा नहीं पाता है। उसके अंदर एक और गुण होता है, वो है टाल-मटोल की आदत। अरे यार! ठीक है, सर बोले बहुत अच्छा, सुनील सर बोले ना, बहुत अच्छा लगा, लेकिन करेंगे ना, शुरुआत करेंगे। नए साल से शुरुआत करेंगे, अभी जो काम है कर लेते हैं, फिर शुरुआत। आवाज आपकी नहीं आ रही है गुरुदेव।
सुनील सर, आपकी माइक म्यूट हो चुकी है। हेलो, जा रही है सर? जी, आ रही है सर। तो मैं यही बता रहा था साथियों कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लक्ष्य तय करने के तरीके को नहीं जानते हैं और इस कारण से भी लक्ष्य नहीं बनाते। ये कुछ बातें ऐसी हैं जिसके कारण से या हम जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये गुण के कारण डरते हैं और डरने के कारण कुछ करने के लिए सोचते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते। अगर ये सब बातों से अगर हम दूर हो जाएँ, इस पे हम अगर विजयी पा लें, इस सब बातों को अपने दिल-दिमाग से बिल्कुल डिलीट कर दें, तो निश्चित रूप से औरों से अलग हो जाएँगे और हमारी कैटेगरी वो 5% के अंतर्गत आ जाएगी। अभी हम जान पाए कि किस तरह के लोग लक्ष्य नहीं बनाते हैं, लेकिन लक्ष्य कैसा होना चाहिए, आइए हम इस विषय पे थोड़ा-सा चर्चा करेंगे। चूँकि कहा जाता है गोल शुड बी स्मार्ट, हमेशा अपने लक्ष्य को स्मार्ट बनाएँ। स्मार्ट को हम थोड़ा क्लियर करना चाहेंगे, एस से स्पेसिफिक यानी स्पष्ट। आपका जो गोल हो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, जिससे हम स्पष्ट रूप से देख सके और उसका फिगर जैसे मान लिया जाए कि मुझे कार खरीदनी है, तो कार खरीदनी है तो कार कौन-सी कार है? ये हुंडई का है, मारुति सुजुकी का है, होंडा का है या फिर महिंद्रा का है, किसका कार है? टाटा की कार है, कौन-सा मॉडल है, कौन-सी कलर है? ये सब आप उसको स्पष्ट रूप से लिख डालिए, ताकि पता चले कि टाटा का टियागो ही मुझे ब्लैक कलर, सिल्वर कलर, रेड कलर जो भी कलर आप व्हाइट कलर जो भी पसंद है, मैं यही कार लेने वाला हूँ। आपकी जो गोल है, वो नेक्स्ट वर्ड आता है स्मार्ट में एम होता है, एम मीन्स मेज़रेबल मापा जा सके कि ये कार 5 लाख की है, 3 लाख की है, 8 लाख की है, 10 लाख की है, 15 लाख की है, यानी मेज़रेबल होना अनिवार्य है। थर्ड जो है लेटर है वो है ए, ए से अचीवेबल हासिल करने योग्य है, इसे हासिल किया जा सके। पता है, मैं ढेर सारे बहुत सुंदर कार मैं खरीदना चाहता हूँ, बहुत सुंदर कार। भाई साहब, ये बहुत सुंदर कार क्या है? हम तुरंत लक्ष्य को फ़ेरारी या बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज़ या रॉयल रॉयल्स बहुत सारे कार ऐसी हैं जो करोड़ों के मूल्य के हैं, हम डायरेक्ट उसे हासिल करने का टारगेट नहीं ले सकते। हमें छोटे-छोटे हासिल करने योग्य टारगेट ही बनाना चाहिए। अगर मेरे पास कार नहीं है, तो हम 5 करोड़ की डायरेक्ट कार का टारगेट नहीं ले सकते। तीसरा जो लेटर है वो है आर, आर फॉर रियलिस्टिक वास्तविक होनी चाहिए। ऐसा नहीं होनी चाहिए कि जो कार की कल्पना होती जा रही है, उस कार को अभी हम गोल बनाने जो अभी ज़मीन पे आया ही नहीं है। और लास्ट लेटर है टी, स्मार्ट में टी होता है टीम दैट मीन टाइम बॉन्ड। ये 5 लेटर में ये हम जान पाए स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। अगर आपके लक्ष्य में ये सारी बातें हैं, तो निश्चित रूप से आपका लक्ष्य बेहतरीन है, जिसे आप स्पष्ट है, मापा जा सके, हासिल करने योग्य है, वास्तविक है और समय सीमा के साथ है, तब आपका जो गोल है, वो बेहतर है। गोल को बनाने के लिए हम लोग 3 तरह का गोल बनाते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल को आप 1 साल के अंदर कर सकते हैं, मिड टर्म गोल को आप 3 साल के अंदर फुलफिल करने का बना सकते हैं और लॉन्ग टर्म गोल को 5 साल के अंदर। एक चीज़ मैं और बता दूँ कि 5 साल के बाद जितने सारे लक्ष्य होते हैं ना, वो उद्देश्य बन जाते हैं। 5 साल से लंबे लक्ष्य उद्देश्य के रूप में हम उसको समझ सकते हैं कि हमारा उद्देश्य है, कार्य करने का उद्देश्य है, वो लक्ष्य नहीं हो सकता आपका। तो ये कुछ है क्योंकि हर कोई प्रोजेक्ट या हर कोई कार्य बिना किसी उद्देश्य का हो ही नहीं सकता। निश्चित उसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य होता है। तो कहीं न कहीं हमारा जो लक्ष्य है, उसको बैलेंस भी होना ज़रूरी है। यानी गोल शुड बी बैलेंस। ये बैलेंस कहने का तात्पर्य क्या है? बैलेंस कहने का तात्पर्य साथियों कि गोल बनाते समय या गोल को अचीव करते समय हमें कुछ बातों को ध्यान देना चाहिए। पहली बात ये देना चाहिए कि हमें अपने पारिवारिक लाइफ़ को यानी फैमिलीज़ लाइफ़ को कभी भूलना नहीं चाहिए। हमें अपने परिवार के साथ एक वही व्यवहार के साथ जो पहले था आज भी वही व्यवहार को बनाते हुए अपने लक्ष्य के प्रति कार्य करना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि राह चले अगर किसी कोई अंकल मिला जिससे वो जानता था वो भूल गया।
बहुत प्रेशर में है, बहुत बड़ा टारगेट लेके काम कर रहा है, जो भी मिला रास्ते में उसको पहचाना ही नहीं, बोलेगा अरे यार ये तो देखो बदल गया, थोड़ा-सा अचीवमेंट क्या पा लिया, लोगों को भूल गया। तो इस टाइप का नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा फ़ैमिलियर होना चाहिए। हमें फाइनेंशियल पे भी ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो स्टेटस है, हमारी जो आर्थिक स्थिति है, क्या उस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ रहा है हमारे गोल के कारण? ऐसा नहीं है कि हम गोल बना दिए बहुत बड़ा, पता चला कि खाने में भी दुर्दशा हो रही है। बोले नहीं यार आपने गोल को अचीव करना है तो खाने पे ही ध्यान नहीं दिए। ये भी नहीं होना चाहिए। हमें अपने फिज़िकल भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं गोल है तो पता चला दिन भर खाना ही नहीं खाए हैं या खाने का कोई रूटीन ही नहीं है, तो ये भी गलत होनी चाहिए। हमें भी अपने शारीरिक फिज़िकल मेंटेन के लिए जो हमारे जो बैलेंस डाइट है वो लेना बहुत ज़रूरी है। मानसिक रूप से भी हमें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, यानी मेंटल डेवलपमेंट करने के लिए भी हमें मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, एंटरटेनमेंट करना, ये कुछ बातें जो होती है मानसिक विकास के लिए, ये भी हमारा साथ ज़रूरी है। प्लस में हमें सोशल रहते हुए यानी सामाजिक समावेशन ज़रूरी है। सोशल बनते रहते हुए भी हमें अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए और जो अंतिम बातें हैं, वो है स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिकता पे हमें ज़रूर ध्यान देनी चाहिए। हमें अपने सपनों को, अपने गोल को, अपने भगवान को के ऊपर समर्पित करते हुए, प्रत्येक दिन भगवान को याद करते हुए अपने गोल को के प्रति हमें लक्ष्य बनाने चाहिए। हमें अपने गोल को अपने मतलब अध्यात्म से जोड़ना चाहिए। गोल को अगर आप अध्यात्म से अगर आप जोड़ देते हैं ना, तो आपके अंदर एक अजीब-सी ताकत मिलेगी, अजीब-सा ऊर्जा मिलेगा। इसे आप फ़ील करके देखेंगे। ये इसे हम अट्रैक्शन ऑफ पावर कर सकते हैं कि जब आप ऊपर से अध्यात्म से जब आप अपने लक्ष्य को जोड़ देंगे, अपने गोल को जोड़ देंगे ना, तो वो गोल पाने की जो परसेंटेज है ना, वो काफ़ी बढ़ जाती है। ये साइंटिफिक प्रूफ है। आइए कुछ और मैं बातें आपको बता दूँ कि अपने लक्ष्य को समय अंतराल पर जाँचें और परखें भी। एक चीज़ मैं बता दूँ स्वामी ज्ञानवत्सल जी का मैं शाम को सुन रहा था, स्पीच सुन रहा था। वो बता रहे थे कि लगभग कितनी हज़ार एक्सपेरिमेंट किए गए, ऐसा व्यक्ति जो स्पिरिचुअल अध्यात्म पे विश्वास करता था और एक ऐसा व्यक्ति जो अध्यात्म में विश्वास नहीं करता था। दोनों के कार्यों और सफलता को मापा गया, तो लगभग कई गुना ज़्यादा परसेंटेज उस व्यक्ति की अपेक्षा इसका सफलता का रेशियो बढ़ गया। चाहे जिस उम्र में हो। अगर आप एक छोटे बच्चे को ये पे एक्सपेरिमेंट हर उम्र में किया गया। एक मतलब 3 साल से 10 साल के बच्चों में किया गया। 3 साल के 10 साल के बच्चे जिसके स्पिरिचुअल पावर थी, अध्यात्म की ओर जिसका लगाव पेरेंट्स करवा पाए, उनका जो शक्ति थी और जो स्पिरिचुअल नहीं थे, जिसका जो भगवान के प्रति जिनकी आस्था बच्चों में नहीं थी, वो पूजा-पाठ को समझते नहीं थे, उनका जो मेमोरी पावर था, वो काफ़ी डिफरेंस पाया गया। और इसी तरह से हर एक लोगों में ये भी देखा गया कि 60 प्लस लोग जो अध्यात्म से जुड़े थे, उनकी जो क्या कह सकते हैं कि जो इम्यूनिटी पावर थी, वो ज़्यादा पाई गई थी वनस्पत ऐसे लोग जो अध्यात्म नहीं थे। तो कुछ बातें ऐसी है जो साइंटिफिक प्रूफ है। ये कहने की बात नहीं, साइंटिफिक प्रूफ है जिसे शायद आप और हम नहीं जान पाते हैं, जो कि हर कुछ अभी प्रयोग किया जा रहा है, हर एक बातों पे प्रयोग किया जा रहा है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अध्यात्म से जुड़ें और उससे जुड़ते हुए अपने कार्यों को करने के लिए प्रेरित हो, तो शायद हमारी सफलता का रेशियो है, वो अन्य लोगों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा होगी, ये बात बिल्कुल तय है और 100% तय है। आइए हम ये भी जानें कि हम अपने लक्ष्यों को जाँचे भी कि ये क्या सच है? क्या ये निष्पक्ष है? किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता हमारा लक्ष्य? किसी के आत्म को सम्मान को कहीं ठेस तो नहीं पहुँचा रहा है हमारा लक्ष्य? हमारे लक्ष्य से कोई तो दुखी नहीं होंगे? क्या इसे करते हुए मुझे पॉज़िटिव ख्याति मिलेगी? क्या मेरा आत्मसम्मान में वृद्धि होगी? क्या इस कार्य को करते हुए हमारी सेहत पे, हमारे धन पे, हमारे मन को शांति मिलेगा? ये सब इस तरीके से हम अपने लक्ष्यों को जाँच सकते हैं और अगर इस तरह का नहीं आया तो अपने लक्ष्य को परिवर्तित कर भी सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी। क्या यह लक्ष्य हमारे दूसरे लोगों के अनुकूल है? ऐसा नहीं कि हम लक्ष्य बनाएँ और दूसरे लोग उस लक्ष्य के कारण आपके लक्ष्य के कारण वो प्रॉब्लम में आ गया। ऐसा भी लक्ष्य बनाना उचित नहीं होगा। क्या मैं आपको क्या मैं अपने आप को कमिटमेंट कर सकता हूँ? जुबान का पक्का बन सकता हूँ अपने लक्ष्य के लिए कि हाँ, देखना मैं ये करके रहूँगा। मैं दिखा के रहूँगा कि हमारी टीम 1 लाख की टीम बनेगी तो बनेगी। कमिटमेंट
आप नहीं कर रहे हो, जब आपकी टीम 1 लाख की बनेगी, वो बंदा शर्मा के पूछेगा, आपको नहीं बोलेगा, आपकी फैमिली को बोलना मेरा अकाउंट भी लगा देगा, हम भी शामिल होना चाहते हैं 1 लाख में। तो कुछ ऐसे ही होना चाहिए। एक चीज़ बातें और है कि हमें अपने लक्ष्यों को और अपने नैतिक मूल्यों के बीच कभी तालमेल एकदम 100% होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लक्ष्य हासिल करने के बीच में अपने नैतिक मूल्य को भी खो दे, नैतिकता को खो दे। ये बात अभी पहले भी मैं बताया कि लक्ष्य को नैतिक मूल्यों के बीच बिल्कुल तालमेल होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि यार लक्ष्य हासिल करने के बीच नैतिकता को ही भूल गए हम, मानवता को ही भूल गए हम। तो ये बहुत गलत बात होगी। और एक चीज़ मैं और बता दूँ कि बिना किसी उद्देश्य का मेहनत और साहस बेकार होता है। कभी आप देखे होंगे आपके काम में बहुत सारे मेहनती लोग हैं, बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत डेडिकेटेड लोग हैं अपने कार्यों के प्रति। लेकिन उसका मेहनत, उसकी कार्य, उसका हिम्मत बेकार हो जाता है जब उसके उसके कार्य और मेहनत के आगे एक लक्ष्य नहीं बना होता है। ये भी एक चीज़ और जान लें कि सक्रियता को कभी उपलब्धि ना मानें। अगर कोई इंसान बहुत एक्टिव है, तो उसकी अचीवमेंट नहीं है। वो उसकी अचीवमेंट जिस दिन उसकी सक्रियता खत्म हो जाएगी, उसका अचीवमेंट शून्य हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि सक्रियता को कभी भी आप अचीवमेंट मानने का भूल कभी ना करें। और चूँकि समय अब ज़्यादा हो गया है, सिर्फ़ मैं एक कविता पढ़ना चाहूँगा अंतिम के लिए। बड़ा ध्यान से सुनेंगे आप। दर्पण झूठ ना बोले, आईना स्वाभाविक है कभी झूठ नहीं बोल सकता। जब हासिल हो जाए वो सब जो तुम चाहते हो जीवन में पाना और जहाँ गाए तुम्हारी कामयाबी का गाना, उस वक़्त अपनी शक्ल आईने को अवश्य दिखाना। वो व्यक्ति क्या कहता है उस पर ध्यान लगाना, न तुम्हारी माता, न पिता, न पत्नी कोई ख़ास निर्णय दे पाएगी, तुम्हारी अच्छाई और बुराई ये दुनिया भी निर्धारित न कर पाएगी। पर जिसकी बात तुम्हें जीवन में सुंदर बनाएगी, वह वही छवि है जो आईने से वापस नज़र आएगी। भले आप हो शहंशाह और बना डालो ताजमहल हजार, पर सब हो जाएगा जलकर खाक अगर उस छवि से न मिला पाई आंख। बना दो दुनिया को बेवकूफ और पहनते जाओ प्रशंसाओं की माला, पर जीवन के अंत में निकलेगा दीवाला अगर दिया धोखा जो है उस आईने में रहने वाला। तो थैंक यू साथियों, थैंक यू वेरी मच। आप कभी अपने आप को चीटिंग ना करें।